हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में हम देखेंगे, कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जो है समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए, दिनांक 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति अनुमति प्राप्त हुई और अनुमति जो है मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 मई 1961 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक किस तारीख को जो है प्रथम बार प्रकाशित हुआ और कहाँ हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ। ये आप यहाँ से बता सकते हैं। देखिए, बात करते हैं अब लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम पारित किया गया। वो अधिनियम किस प्रकार से था, आप देखिए यहाँ पर कि भारत के 11वें वर्ष में, कौन से, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम पारित हुए, जिसमें देखिए पहला अध्याय था, ये प्रारंभिक था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला अध्याय में कब प्रारंभिक हुआ, तो ये पहले अध्याय में प्रारंभिक हुआ। तो पहले अध्याय में देखिए क्या क्या था। एक था संक्षिप्त नाम, कि आप यहाँ से संक्षिप्त नाम हो, विस्तार हो और लास्ट था प्रारंभ। ये तीन चीज़ें थी, संक्षिप्त, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम था छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या था, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ में ये था कि संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है। इसका विस्तार जो है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा। ये पॉइंट याद रखिए आप। देखिए, अगला है, यह एक ऐसी तारीख और प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। साथ में इस पहले अध्याय में था, दूसरा जो पॉइंट था ये था परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि परिभाषाएं जो थी, तो परिभाषाएं की जो दो था, इसमें था क, यानी कि पहला ये अपर रजिस्ट्रार से अभिप्रेत था, यानी कि अपर रजिस्ट्रार को दर्शाता था, और ये धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सरकारी सोसाइटी अपर का रजिस्ट्रार हो सकता है, ये था। अब ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाला। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, धारा 2 है, क्या बात हो रही है, धारा 2 की बात हो रही है, जिसमें धारा 2 के क 1 में, ठीक है, यानी कि क 1 में या A1 में आप याद कर सकते हैं, A1, तो शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटी को जो कि उससे संबंध हो, क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके लिए क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो। इस तरीके से ये शीर्ष सोसाइटी धारा 2 के क ए में ऐसा लिखा गया है। धारा 2 के ख में सहायक रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया है। देखिए, मैं आपको धारा क ख ऐसे बता रहा हूँ, उसके अंदर की चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देखिए, धारा 2 के ख क में कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और ख क के ख में यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद ख के ग में ही क्या बताया गया है, उपविधियों को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पॉइंट में कि अब धारा 2 के ग में जो पहला जो पॉइंट है, ये केंद्रीय सोसाइटी के बारे में बताया गया है। अगला है धारा ग के 2 में ही क्या बताया है, केंद्रीय सहकारी बैंक को बताया गया है। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक धारा 2 के कौन से
उसमें हैं तो ये ग के 2 में केंद्रीय सहकारी है, ग के ए पहले में केंद्रीय सोसाइटी के बारे में बताया गया है। फिर अगला देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा देखिए यहाँ, मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम क्रमांक 8 1970 द्वारा स्थापित दिनांक 12/2/70 से प्रभावशील होगा, ये कहा गया। लास्ट पॉइंट देखिए इसमें मेन जो है, मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 28 ठीक है 28 सन 1982 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 19/10/1982 से प्रभावशील रहेगा। अगला पॉइंट देखिए इसमें, धारा 2 के क में क्या कहा गया है आपसे, थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। देखिए धारा 2 के 1, जिसकी कार्य शक्ति क्षेत्र या किसी विभाग का तक सीमित हो और जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने संबंध में सहकारी सोसाइटी के अधिनियम निधियों को सृजित करे और कृषक औद्योगिक, कौन सा, कृषक औद्योगिक एवं अन्य सहबंध परियोजनाओं के लिए उनकी सहकारी सोसाइटी के लिए क्रेडिट मॉल या सेवाएं अभिप्राप्त करें और क्रेडिट मॉल और सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय सरकारी सोसाइटी को करे। अब देखिए ग के 3 में जो बताया गया है यह है कंपनी के बारे में बताया गया है। फिर ग के 4 में ही क्या बताया गया है, सरकारी संघ को बताया गया है। अगला देखिए ग के घ में ही क्या बताया गया है, बोर्ड को बताया गया है। सहकारी सोसाइटी की जो बोर्ड की जितनी भी चीज़ें होंगी वो बोर्ड देखेगी। घ के पहले में सरकारी बैंक को बताया गया है। इसका अभिप्राय ये होता है कि ऐसा राज्य सरकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सरकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो या रजिस्ट्रीकृत या हुआ समझा जाता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। सहकारी बैंक में घ में कौन, धारा घ के पहले में ही सरकारी बैंक के बारे में बताया गया है। ड़ में देखिए क्या बताया गया है, परिसीमित दायित्व वाला सहकारी सोसाइटी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ड़ का पहला है, घ तो हो गया, ड़ हो गया। ड़ के पहले में मुख्य कार्यपालक के बारे में बताया गया है। इसका पर्याय देखिए धारा 49, कब, धारा 49 के ग के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे बोर्ड के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशक से अत्यधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों को प्रबंध सौंपा गया हो, ये इसमें बताया गया है। ड़ के 6 में ही क्या बताया गया है, ड़ के जो 6 में बताया गया है कि उपभोक्ता सोसाइटी से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या अन्य सेवाएं प्रदान के लिए ऐसा जो है उत्पादन किया गया हो। ठीक है, 6 के पहले में क्या बताया गया है कि प्रत्यायुक्त को बताया गया है। 6 के 2 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉर्पोरेशन को बताया गया है। लास्ट 4 के बाद देखिए 6 इसी में चा यानी कि ये विकास बैंक के बारे में बताया गया है। और यहाँ चा के बारे में बात करेंगे तो उप रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे इसी में झा की बात करेंगे तो यह कुटुंब के बारे में बताया गया है। लेकिन कुटुंब के बारे में जानते हैं क्या है, कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी से उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्त निवास करने वाले अन्य नातेदार जो हैं कुटुंब के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए कृषि फर्म सोसाइटी, ये यहाँ में दिया गया है। इसका ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कोई ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अच्छी पद्धतियों को सर्वप्रतीत करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत आती हो। ठीक है, देखिए एक कृषि फर्म होगा
और यहाँ पर एक सोसाइटी बनाएगी जो कृषि का विकास करेगी और उसका खेती के अधीन जो पद्धति होगी नई नई उसके बारे में बताएगी और इसका उद्देश्य जो है बनाया जाएगा और ये इसके अंतर्गत आना चाहिए। किसके अंतर्गत? कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत आना चाहिए। देखिए, बेहतर कृषि फर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी या संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी या सिंचाई सोसाइटी या फसल संरक्षण सोसाइटी किसके अंतर्गत आएंगे? कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, टा की बात करते हैं। संघीय सोसाइटी से अभिप्राय यह होता है कि वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी सरकार अंश पूंजी को अपरिवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। कहने का मतलब संघीय सोसाइटी के मतलब ये हो गया कि अगर कोई सोसाइटी है जिसकी अंश पूंजी हो, ध्यान में रखिएगा अंश पूंजी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये अंश पूंजी जो है सरकारी अंश पूंजी से अपवर्जित हो और कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो, यानी कि 50% जो है सोसाइटी से कनेक्टेड हो। आगे देखिए, ढ में वित्तदायी बैंक होता है। एक वित्तदायी बैंक होता है जो लोगों को क्या करता है? धन प्रोवाइड कराता है, पैसे प्रोवाइड करता है किसी चीज़ के लिए। तो देखो, इसके अंतर्गत जो है विकास बैंक आता है और साथ साथ राज्य सहकारी बैंक आता है। तो वित्तदायी बैंक के अंतर्गत कौन सा आएगा? एक विकास बैंक आएगा और दूसरा राज्य सहकारी बैंक आएगा। अब अगला देखिए, साधारण सोसाइटी क्या होता है? तो साधारण सोसाइटी में दो चीज़ें हैं। ये धारा 10 के उपधारा में पहले में ये है विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष 1 से 9 तक के से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आती हो। अगला देखिए, गृह निर्माण सोसाइटी, यानी कि घर के निर्माण के लिए कोई ऐसा सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गए हो कि वह अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर सके। अब देखिए, ढ के पहले में बात करते हैं। तो ढ के पहले में है कि औद्योगिक सोसाइटी। देखिए, औद्योगिक सोसाइटी मतलब देखिए जो भी बुनकर होंगे, बढ़ई होंगे, धातु कर्मकार होंगे या मोची होंगे या कोई अन्य सोसाइटी जिसका किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल को निर्मित करना, यानी कि कच्चे माल से निर्मित जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके बारे में इस ड के पहले में औद्योगिक सोसाइटी के बारे में बताया है। अब देखिए, संयुक्त रजिस्ट्रार से अभिप्राय यह होता है, ये धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी के कोई संयुक्त रजिस्ट्रार हो, ये संयुक्त रजिस्ट्रार के बारे में बताता है। अगला देखिए, समापक से अभिप्राय ये देखिए धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ठीक है, हो तो ये समापक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं विपणन सोसाइटी। तो विपणन सोसाइटी के बारे में बात करें तो विपणन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और उसके उद्देश्य में ऐसी उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो। कहने का मतलब विपणन सोसाइटी वह सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज, कौन सा? कृषि या अन्य उपज का विपणन का प्रयोजन बनाई हो, यानी कि उसके बारे में बताया गया हो कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार से उपज होगी, कौन सी वस्तु लाभदायक होगी नहीं होगी, उसके बारे में विपणन सोसाइटी तय करती है। अगला देखिए, सदस्य से अभिप्राय। अब ये है कि जो सोसाइटी है उसके सदस्य किस प्रकार से होंगे। तो सोसाइटी के सदस्य जो है रजिस्टरकरण संबंधी आवेदन को संयोजन करने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात इस अधिनियम तथा उन नियमों का विधियों के जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हो अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो। इसका अंतर्गत राज्य सरकार आएगा जब वह किसी सोसाइटी को अंश पूंजी के प्रति अभिदाय करती हो या आती हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है सदस्य को डिसाइड किया जाएगा। अगला देखिए,
बहुप्रयोजन सोसाइटी, तो बहुप्रयोजन सोसाइटी का मतलब होता है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में अनेक प्राथमिक उद्देश्यों में से खंड छ, ड और फ और म में किसी भी दो या अधिक खंडों को विनिर्दिष्ट किए गए कोई प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हों, तो ये बहुप्रयोजन होता है। यानी कि ऐसा प्रयोजन जिसमें बहुत सारे प्रयोजन हो कि कुछ करना है, उपज करना है, बैंक में पैसा जमा करना है, नहीं करना है, ये सब चीज़ों को होता है। एक होता है नाम मात्र का सदस्य। नाम मात्र सदस्य का अभिप्राय देखिए, धारा 20 में इसको कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो, नाम मात्र का सदस्य होता है। मतलब कुछ समय के लिए बस ये सदस्य होता है, उसके बाद ये सदस्य नहीं होता। फिर आता है अधिकारी। अधिकारी जो शब्द होते हैं, ये सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया एक शब्द होता है, जो सहकारी द्वारा उसे कोई अधिकारी जिसे पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई हो। फिर आता है पदाधिकारी। अधिकारी के बाद जो पदाधिकारी होंगे अधिकारी के अंतर्गत कार्य करेंगे। उसके अंतर्गत देखिए, जैसे उपाध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, उप सभापति हो गए, सचिव या कोषाध्यक्ष, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्ग में। तो अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्राय ऐसे पिछड़े वर्गों से व्यक्तियों का प्रवर्ग है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके। प्राथमिक सोसाइटी क्या होता है? प्राथमिक सोसाइटी के बारे में अगर बात करें हम, तो वह सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना केंद्रीय सोसाइटी हो, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सोसाइटी कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एकदम याद कर ही लीजिए कि प्राथमिक सोसाइटी क्या होता है। ना तो शीर्ष सोसाइटी हो, कौन सा? ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही केंद्रीय सोसाइटी हो, ये याद रखिए आप। प्राथमिक कृषि साख्य सहकारी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई हो, और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषि सेवा सहकारी सोसाइटी, वृत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत आती हो। ठीक है, इसी में अब अगला पॉइंट देखिए, प्राथमिक सहकारी बैंक, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, उत्पादक सोसाइटी। ठीक है, उत्पादक सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन करे और उस माल के उत्पादन के बाद आने वाले टाइम में क्या करे, उसको ऐसी सोसाइटी में दे कि उस माल से क्या है, कच्चा माल से जो है पक्का माल बनाया जा सके। प्रसंस्करण सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी का मतलब होता है कि जो माल उत्पादन होता है यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा उनके उद्देश्य से बनाई गई हो, तो ये जो होता है प्रसंस्करण सोसाइटी होता है। अगला देखिए, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि से मतलब होता है किसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो सोसाइटी को प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे। फिर आता है हमारा रिजर्व बैंक। भा के 2 में रखा गया है रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम व्यू से। तो देखिए, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1934 में के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है। अगला है संसाधन सोसाइटी। संसाधन सोसाइटी में क्या होता है, कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार क्रेडिट दे, साथ में क्या दे, माल सेवाएं दे, जो उनके द्वारा अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करें, और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी, कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती हो। ठीक है, फिर ये रिटर्निंग अधिकारी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र उतना भी नहीं है। आगे देखते हैं,
देखिए यहाँ पर एक हो सकता है कि राज्य सहकारी बैंक से अभिप्राय क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एक मर्यादित बैंक है, तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं। विद्यार्थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। अनुसूचित जाति, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति को रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत क्या रखा गया है, तो अनुसूचित जाति को रखा गया है। फिर अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया है, भारतीय संविधान अनुच्छेद के 342 के अंतर्गत। फिर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, कोई ऐसा सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो। फिर राज्य स्तरीय सोसाइटी, तो राज्य स्तरीय सोसाइटी में जिसके अंतर्गत पूरे संपूर्ण राज्य में जो है कार्य क्षेत्र विस्तार हो। अगला देखिए कार्यकारी संचालन, तो कार्यकारी संचालन से अभिप्राय है बोर्ड के निर्वाचन और संयोजित संचालन को छोड़कर ऐसे संचालन जो संचालन मंडल का प्रतिनिधित्व करते हों, और जैसे प्रबंध संचालक हो गया, अतिरिक्त प्रबंध संचालक हो गया, और संचालक वित्त, संचालक विपणन और अन्य सहकारी इत्यादि जिन पर कार्यकारी उत्तरदायी हो। राज्य निर्वाचन आयोग, अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग से अभिप्राय क्या है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में निर्देशित प्राधिकारी या निकाय जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन, संचालन या निर्वाचित नामावली के तैयार करने पर अधीक्षण प्रदेशन को नियंत्रित करें। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए दूसरा अध्याय हम अगले वीडियो में आपको पूरा समझाने वाले हैं कि दूसरे अध्याय में क्या है, रजिस्ट्रीकरण है। पहले अध्याय में हमने समझा परिभाषाएं और कौन कौन से शब्द किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में अध्याय दूसरे के साथ।